नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का जीव विज्ञान अध्याय 2 जो है भाग 1 भाग 2 पढ़ा दिया गया है। अध्याय 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें से आपको हमने बताया था कि जो लघु बीजांडधानी यानी जो नर के पुंकेसर होते हैं यानी पुमंग पुमंग बहुत सारे पुंकेसर मिलकर पुमंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आपको हमने बताया था कि एक परागकोश के अंदर जो 4 लघु बीजांडधानियां पाई जाती है और 2 पालियां पाई जाती है, जिसमें से 2 पालियों में दो दो क्या पाई जाती है, दो लघु बीजांडधानी। यानी टोटल अगर हम बात करें, टोटल लघु बीजांडधानियों की संख्या एक परागकोश में कितनी होती है, तो 4 होती है। ये आपको हमने बताया था। आपको और बताया था कि लघु बीजांडधानी में किस प्रकार परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। यह भी प्रक्रिया बताया था कि एक जो लघु बीजांडधानी होता है, एक लघु बीजांडधानी के अंदर क्या पाया जाता है, या मान लीजिए यह लघु बीजांडधानी है, एक लघु बीजांडधानी है, तो इसके अंदर एक अधोस्तरी कोशिका, अधोस्तरी कोशिका के अंदर एक क्या पाई जाती है, प्रपंसु कोशिका। इस प्रपंसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहले का नाम होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक ना, और दूसरे का नाम होता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब हमने बताया था आपको कि प्राथमिक भित्ति कोशिका 3 भागों में बढ़ जाता है या 3 स्तरों में विभाजित हो जाता है। एक को कहा जाता है बाह्य स्तर, और एक को कहा जाता है मध्य स्तर, और एक को कहा जाता है टेपिटम। यह तीनों बताया गया था। एक चित्र बनता है इस प्रकार से, छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं। एक चित्र बनता है इस प्रकार से, तो यही जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, यह पहला भाग बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे बाह्य स्तर। क्या कह सकते हैं, बाह्य स्तर, इसे बाह्य स्तर। उसके बाद मध्य स्तर। बाह्य स्तर 1 से लेकर 2-3 लेयर तक होता है, 1 से 2-3 लेयर तक होता है बाह्य स्तर, ठीक ना। इस प्रकार से यह बाह्य स्तर का निर्माण हो गया। अब मध्य स्तर का निर्माण होगा, इस प्रकार से यह मध्य स्तर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और लास्ट में एक टेपिटम का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक टेपिटम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यह टेपिटम का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से हुआ है। अब आगे आपको बताए थे ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, एक टेपिटम का क्या कर लेती है, निर्माण करती है। और टेपिटम का कार्य होता है पराग कणों को पोषण पहुंचाना। यहां तक आपको बता दिए थे। अब आगे बताया था कि इसका क्या कार्य क्या होता है। यह जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, यह आगे चलकर परिवर्तित होकर यह प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती है। यानी यह प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, ठीक। प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती है। उसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमने आपको बताया था अर्धसूत्री विभाजन होता है, और बहुत सारे परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को लघु बीजांडधानी कहा जाता है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया गया। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है परागकण की संरचना। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका परागकण की संरचना। देखिए, आपको हमने बताया था कि जो एक पुष्प होता है, एक पुष्प में यह जो भाग होता है, यह भाग ये नर भाग होता है। नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंकेसर। और ये कहा जाता है पराग कोश।
इसी परागकोश में बहुत सारे परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो बिंदी देख रहे हैं यही इसका विस्तृत चित्र है। देखिए इस प्रकार से एक परागकण जो होता है वो करीब करीब लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, आगे देखिए ये जो परागकण होता है उनमें ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ कटा हुआ, इसे जनन छिद्र कहते हैं। इस जनन छिद्र का कार्य क्या होता है? तो इस जनन छिद्र का कार्य होता है कि यह पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक, पराग नलिका का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। आगे देखिए, और ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक का कार्य आगे अभी बता रहे हैं। केंद्रक का कार्य क्या होता है? यही केंद्रक जो होता है आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करता है। अब ये बाह्यचूल देखिए, जो परागकण होता है, परागकण जो होता है वह दो चोल से मिलकर बना होता है। एक को बाह्यचूल कहा जाता है, एक अंतर। ये जो ये कटा हुआ ये रेड कलर का जितने संरचना आपको दिखाई दे रहा है यह बाह्यचूल है। बाह्यचूल पूछा जाता है कि किसका बना होता है? स्पोरोपोरलीन का बना होता है। ठीक है, स्पोरोपोरलीन का बना होता है बाह्यचूल। जबकि अंदर ये सफेद वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह अंतःचूल है, ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकण में बाह्यचूल किसका बना होता है? स्पोरोपोरलीन का बना होता है। और अंतःचूल किसका बना होता है? अंतःचूल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ध्यान रहे कि जो जनन छिद्र होता है और जो अंतः होता है, बाह्यचूल होता है, यह ध्यान रखिए इसका कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, आगे देखिए, यह जो केंद्रक होता है आगे चलकर यह जो केंद्रक होता है ये विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर दो कोशिकाओं का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। एक का नाम हो जाता है वर्धी केंद्रक या कायिक कोशिका कहलाते हैं और एक का नाम हो जाता है जनन केंद्रक नाम हो जाता है। जनन केंद्रक जो होता है आगे चलकर यही जनन केंद्रक आगे चलकर विभाजित हो जाता है। कहां पर विभाजित होता है? तो ध्यान रहे, मान लीजिए यह परागकण यहाँ आ गया, तो ये परागकण यहाँ आ गया, तो ये जो पराग नलिका है ना, इस प्रकार से देखिए, ये जब आ गया तो ये आगे बढ़ता है। ये जब आगे बढ़ता है तो इसी जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका का निर्माण करते हुए जाता है और जैसे ही मध्य में पहुंचता है, पराग नलिका के मध्य में पहुंचता है, यह तुरंत विभाजित हो जाता है। जो केंद्रक होता है तुरंत यह विभाजित होकर दो प्रकार के क्या कर लेता है? दो प्रकार के नर युग्मक का निर्माण कर लेता है। यानी एक परागकण के अंदर कितने नर युग्मक पाए जाते हैं? तो एक परागकण के अंदर दो नर युग्मक पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एक परागकण में कितने नर युग्मक पाए जाते हैं? तो एक परागकण में दो नर युग्मक पाए जाते हैं और यही केंद्रक होता है जो वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक में। अब क्वेश्चन पूछेगा जनन केंद्रक नर युग्मक का निर्माण करता है कि वर्धी केंद्रक? वर्धी केंद्रक का कोई कार्य नहीं होता है, जनन केंद्रक ही दो नर युग्मकों का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो आप लिख सकते हो यह एक नर युग्मक होता है, यानी जो परागकण होता है वह एक नर युग्मक होता है। ठीक ना, और यह चारों ओर से बाह्यचूल तथा अंतःचूल से क्या होता है? घिरा होता है। बाह्यचूल जो होता है वो स्पोरोपोरलीन का बना होता है, जबकि अंतःचूल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ध्यान रहे कि जो बाह्यचूल जो होता है वह स्पोरोपोरलीन का बना होता है, लेकिन जनन छिद्र स्पोरोपोरलीन का बना नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आए बहुविकल्पी में कि बताइए वो कौन सा परागकण का भाग है जो स्पोरोपोरलीन का नहीं बना होता है, तो उसमें अगर ये नाम रहा और ये नाम रहा, दोनों नाम रहा, तो ध्यान रखिएगा जनन छिद्र जो होता है वो स्पोरोपोरलीन का नहीं बना होता है। आगे ध्यान रखिएगा। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है यह एक परागकण की संरचना है।
दोबारा हम बता दे रहे हैं, जो एक परागकण होता है, परागकण में एक जनन छिद्र होता है, इसी जनन छिद्र के माध्यम से किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। आगे चल के जो बाह्यचोल अंतःचोल जो होता है, बाह्यचोल जो होता है स्पोरोपोरलिन का बना होता है, अंतःचोल जो होता है पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। केंद्रक जो होता है, आगे चलकर केंद्रक जो होता है वो विभाजित होकर एक वर्धी केंद्रक बनाता है और एक जनन केंद्रक बनाता है। वर्धी केंद्रक का कार्य कुछ नहीं होता, जनन केंद्रक आगे चलकर पराग नलिका में दो नर युग्मकों का क्या कर लेते हैं, दो नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को परागकण कहा जाता है। इतनी बात अगर समझ गए और इतनी बात हम जितना बताएं इतना अगर आप लिख लिए तो आपको यहाँ से परागकण की संरचना में कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हेडिंग है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है वह है जायांग की संरचना, जायांग की संरचना, जायांग की संरचना। इसी के अंतर्गत आपको गुरु बीजाणुधानी भी बताया जाएगा। पहले इसकी संरचनाओं को, इसके नामों को याद रखिए। देखिए जायांग की संरचना एक बार दोबारा हम बता रहे हैं। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये संरचना आपको पूरी तरीके से बता दिया गया, जो यह पुंकेसर का है, पुंकेसर का है, ठीक है। यह संरचना आपको बता दिया है। अब संरचना हमको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आई? आइए हम इसकी संरचनाओं को देखें। तो आपको हमने बताया था कि इसके अंदर यह क्या है, ये जायांग है, यह जायांग है, बहुत सारे स्त्री केसर से मिलकर बना होता है, ठीक ना। अब बहुत सारे स्त्री केसर से मिलकर बना होता, कौन, जायांग। जायांग के तीन भाग होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र और एक होता है वर्तिका और एक होता है अंडाशय, ठीक। और अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। इसी की संरचनाओं को देखना है। आइए देखते हैं, जायांग की संरचनाओं को देखते हैं, ठीक ना। देखिए यह एक जायांग है। जायांग के कुल कितने भाग होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत। जायांग के तीन भाग होते हैं। एक को कहा जाता है इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र, इसे कहा जाता है वर्तिका, क्या कहा जाता है, वर्तिका। इसे कहा जाता है अंडाशय, ठीक, अंडाशय कहा जाता है। इसके अंदर एक संरचना आपको दिखाई देती है इस प्रकार से। इस प्रकार से एक संरचना दिखाई देती है, इसे कहा जाता है बीजांड। बहुत केयरफुली तरीके से आप देखिए, बीजांड, ठीक ना। यह बीजांड है। बीजांड के दो स्तर होते हैं। इसे ऊपर वाले को इसे बाह्य स्तर कहा जाता है, बाह्य स्तर, और यह होता है मध्य स्तर, ठीक है, यह मध्य स्तर है। और ये जो बीच वाला गोला सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है भ्रूण। क्या कहा जाता है, भ्रूण। आगे देखिए, ये जो खाली स्थान होता है इसे हम कहते हैं निभाग, ठीक, निभाग। अब इसके बीच में तीन कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार से, इसे कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका, क्या कहा जाता है, प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। इस तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। और यहाँ दो बीच में कोशिकाएं होती हैं, इसे कहा जाता है
द्वितीयक कोशिका, द्वितीयक कोशिका कहा जाता है। ठीक ना। यहां पर आपको 3 कोशिकाएं दिखाई देती हैं, इसको और इसको, ये अगल बगल के बीच के छोड़कर इसके अगल बगल की कोशिका को कहा जाता है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और इसके ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला, इसे कहा जाता है अंड कोशिका, अंड कोशिका। इसी को मादा युग्मक कहा जाता है, मादा युग्मक। ठीक। आगे की संरचना देखिए, इसे कहा जाता है बीजांड वृंत। ऊपर लिख दे रहा हूं, जो कि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहां लिख दे रहा हूं। इसे कहा जाता है बीजांड वृंत, इसे बीजांड वृंत कहा जाता है। ठीक ना। तो ये संरचना, हाँ, इसे ये आपको थोड़ा गैप दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर जाने के लिए, तो इसे कहा जाता है बीजांड द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहां लिख दे रहा हूं, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। तो आपको सारी संरचनाओं को पता होना चाहिए, उसके नाम को पता होना चाहिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। जायंग के 3 भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिका होता है, एक अंडाशय होता है। अब अंडाशय के अंदर एक बीजांड पाया जाता है। बीजांड के 2 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और मध्य स्तर। ठीक। बीजांड के बीच में एक क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या होता है, भ्रूण होता है। यह बीजांड का एक भ्रूण है। भ्रूण के अंदर ऊपर की तरफ एक कोशिका होती है जिसे प्रतिमुख कोशिका, और प्रतिमुख कोशिका के ऊपर एक खाली स्थान होता है जिसे निभाग कहा जाता है। अब इधर 2 कोशिका होती है, द्वितीयक कोशिका कहा जाता है, और इधर आजू बाजू इसके सहायक कोशिका और बीच में अंड कोशिका होती है। इसी को मादा युग्मक कहा जाता है। इतना आप चित्र को याद रखिए, तभी आप जायंग की संरचना को पढ़ पाएंगे। आगे जो है जायंग की संरचना को आप आगे पढ़ पाएंगे। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको अच्छे तरीके से और बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।